हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप आनंदमय होंगे और आपका परिवार भी आनंदमय होगा। देखिए, आज हम अपनी संविधान का जो धुआं धुआं सीरीज चल रही है उसी में अगला लेक्चर लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर है जो संविधान सभा होगा। आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आपको मैं अजीत सर की मैथ की वीडियो और अवधेश सर की रीजनिंग की वीडियो दी जा रही हैं और जल्द ही आपकी हिंदी की वीडियो भी आरंभ कर दी जाएंगी। तो धुआं धुआं सीरीज में जो पॉलिटी का हमने आरंभ किया है उसी में हम अपना आज आगे का जो लेक्चर लेके आए हैं वो है संविधान सभा। ठीक है, अंतरिम सरकार तक हम पढ़ चुके हैं। संविधान सभा के बारे में देखेंगे। देखो, संविधान सभा को पढ़ने से पहले हम संविधान सभा के बारे में कुछ जानेंगे कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग कब की गई थी और फिर कब कब मांगे की जाती रही। ठीक है, इस चीज को एक बार मैं अपनी तरफ से समझाऊंगा और दो बार आपको ये वीडियो देखना है और अपने आप फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा अंतरिम सरकार बन चुकी है और अंतरिम सरकार ने जो हमारे संविधान के लिए, जो संविधान सभा के लिए जो सदस्य निश्चित तय किए हैं वो कितने किए। वो सदस्य हैं, सदस्यों से पहले हम एक बात बता दें कि इसकी मांग कब कब की गई है। ठीक है, इसकी मांग संविधान सभा की तो सबसे पहले 1895 में हमारे बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक हैं, वो स्वराज पत्रिका के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो पहली मांग की गई है संविधान सभा की बीजी तिलक द्वारा स्वराज पत्रिका। लेकिन ये कैसी है? अनौपचारिक है। ठीक है, ये औपचारिक मांग नहीं है, ये अनौपचारिक है। फिर उसके बाद हमारे गांधी जी आए 1922 में। इन्होंने अपने यंग इंडिया में एक शब्द बोला है, यंग इंडिया इनका एक पत्र था। उस पत्र में इन्होंने एक शब्द बोला है कि जो संविधान सभा अगर बने भी तो वो भारतीय व्यक्तियों द्वारा ही बनाई जाए, इसमें कोई अंग्रेज ना हो। ठीक है, तो यंग इंडिया के माध्यम से हमारे गांधी जी ने मांग की और कहा है कि जो संविधान सभा हो वो भारतीयों द्वारा ही हो। फिर उसके बाद 1924 में भी आया, लेकिन हम इनको इतना नहीं देखते हैं। मोतीलाल नेहरू ने भी मांग की है, नेहरू ने भी मांग की है। ठीक, फिर 1934 में ये पहली औपचारिक मांग है। 1934 कौन लेके आए हैं? M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये पहली बार जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे उसके तहत इन्होंने क्या किया है? प्रथम औपचारिक मांग की है 1934 में। वो किसके माध्यम से? जो ये किसके सदस्य थे? जो स्वराज पार्टी बन चुकी है उसके सदस्य थे। ठीक है, तो ये इनकी पहली औपचारिक मांग है। अब तक यहाँ पे कांग्रेस ने सहमति नहीं दी थी, लेकिन अब जो हमारा 1935 है उसमें कांग्रेस भी सहमति दे देती है, हाँ, कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाए। ठीक है, तो 1934 ये हमने देखा। आगे की अगर हम बात करें 1938 में कांग्रेस ने कब स्वीकृति दी है? 1935। कांग्रेस ने कब स्वीकृति दी है? 1935 में दी। अब 1938 का जो समय आया है
उसमें देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 1938 में जेएलएन साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जो संविधान सभा है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बनाई जाए। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने बोला है? हमारे जेएलएन जी ने, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जेएलएन का मतलब है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर इन्होंने मांग की है। अब देखो, सबसे पहले 1895 अनौपचारिक थी, फिर 1934 में औपचारिक सभा एम एन रॉय द्वारा की गई, 1935 में कांग्रेस ने अपना सहयोग दिया, 1938 में हमारे जेएलएन साहब आए, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग करते हैं। अभी तक अंग्रेजों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन मांगों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अंग्रेजों पर। अब अंग्रेजों को फर्क पड़ेगा 1939 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। एक तरफ धुरी राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र जापान तेजी से ब्रिटिशों के जहां जहां क्षेत्र थे, जहां जहां ब्रिटिशों का कब्जा था, उनको जीतता हुआ वो भारत की ओर जापान बढ़ा आ रहा है, इधर चाइना, वियतनाम और म्यांमार को पार करके रंगून तक आ चुका है। तो ब्रिटिशों को अब ऐसा लगता है कि भारतीयों की हमें जरूरत है, तो वो क्या भारत के लिए कुछ सोचते हैं। तो पहली बार जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, क्रिप्स मिशन, इस मिशन में अंग्रेजों ने संविधान सभा के लिए, हम भारतीयों के लिए कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन वही एक शब्द बोला था उन्होंने कि ऐसा कब होगा जब भारतीय लोग हमारा अभी द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करें, और जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब हम ऐसा करेंगे। और जैसे ही ये बात बोली कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, हम भारतीयों को ये अच्छा नहीं लगा, हमारे लिए बिल्कुल सुइटेबल नहीं था, मतलब पता नहीं विश्व युद्ध कब खत्म होगा कब नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बार कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसमें अपना सहयोग किया है, हाँ हम आपको संविधान सभा देंगे। अब ये नहीं पता कब देंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1945 में हमने देखा था कि ब्रिटेन में क्या होते हैं, ब्रिटेन में लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें पहले क्या था, 1945 में चुनाव के समय जो पीएम था वो विंस्टन चर्चिल था। ये मैंने बताया आपको, कैबिनेट मिशन पढ़ा है, विंस्टन चर्चिल था। लेकिन 45 में चुनाव हुए, उसमें क्लीमेंट एटली क्या होते हैं, एटली क्या होते हैं, पीएम बन जाते हैं ब्रिटेन के। चर्चिल हार जाता है चुनाव और ये पद से हट जाता है। उसके बाद क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली के जो कैबिनेट बनाता ना, कैबिनेट मंत्रिपरिषद का जो कैबिनेट बनाता, उस कैबिनेट के 3 सदस्यों को ये भेजते हैं। हमने देखा था कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में आया था, 1946 में 3 सदस्यीय था, 3 सदस्यीय था। ठीक है, ये 3 सदस्यीय था, इसमें एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आए थे। इस मिशन का ही उद्देश्य यही था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण और अंतरिम सरकार का गठन। तो ये देखो, अंतरिम सरकार भी बना चुका है ये कैबिनेट मिशन। अब उस कैबिनेट मिशन ने हमारे लिए, हमारी संविधान सभा के लिए जो सदस्य तय किए हैं, उनकी संख्या कितनी है वो देखते हैं। देखो, कैबिनेट मिशन, वो अंतरिम सरकार, अंतरिम का मतलब होता है अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से। अब इसमें ये बनी थी 2 सितंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष हमने बताए थे वेवेल थे और उपाध्यक्ष हमारे जेएलएन। इस अंतरिम सरकार ने हमारे सभा के लिए टोटल सदस्य कितने नामित किए, मतलब टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बताई है, 389। ठीक है, 389 बताई है। अब इस 389 में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग संख्या बल बताया है। ठीक है, जैसे 11 हमारे उस समय ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे और देसी रियासतें थी, देसी रियासतें।
यहाँ से अलग अलग संख्या बताइए, वो अभी हम आपको बताएंगे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, ब्रिटिश प्रांतों के क्षेत्रों से कितने कितने लिए गए, ठीक है। तो इन सदस्यों की संख्या कैसे कैसे थी, वो 3 जगह से लिए गए थे। अब देखो इन सदस्यों का 11 ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, यहां से तो 296 का चुनाव हुआ है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश भारत के प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। लेकिन देसी रियासतों से क्या हुआ है, इनके जहाँ के जो राजा थे, उन राजाओं की इच्छा पर निर्भर था, वो जिस व्यक्ति को चाहें उस व्यक्ति को एक सदस्य मनोनीत करके भेज सकते हैं, मनोनीत करके भेज सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, ये 296 का चुनाव हुआ है, तो वो एक व्यक्ति का चुनाव हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। लेकिन ये सदस्य कौन थे जो इनको चुनते थे, वो सदस्य थे जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, ठीक है, उनके द्वारा, ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव हुआ था। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ था। और एक संविधान सभा का सदस्य 10 लाख की आबादी से लिया गया था। जहां 10 लाख व्यक्ति हैं, वहां से प्रांतीय विधानसभा के सदस्य किसी एक सदस्य को संविधान सभा के लिए भेज सकते थे। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं हुआ था, इसमें वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक है, इसमें वोटिंग नहीं हुई है। तो 10 लाख की आबादी से एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए बनाया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, देखो, एक संविधान सभा का सदस्य कितने लोगों के बीच से आया था चुनकर, तो 10 लाख की आबादी। एक बात और मैंने बताई, मैंने कहा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है, यहां हुआ है मनोनीत। तो एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, क्या संविधान सभा केवल मनोनीत थी या केवल चुने हुए थे? नहीं, संविधान सभा के सदस्य थे, वो चुने हुए भी थे और मनोनीत भी, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे अपने इसके बारे में। अब देखो, मैं थोड़ा यहाँ पे एक बात और बता दूं, इस 389 सदस्यों में 389 सदस्यों में हमारी 15 महिलाएं भी, ठीक है, 15 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें हमें यूपी की महिलाओं को याद रखना है, जैसे पूर्णिमा बनर्जी हैं, ठीक है, सुचेता कृपलानी हैं, और बेगम, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल, ठीक है, जो यूपी से प्रतिनिधित्व कर रही थी। 5 महिलाएं थी यूपी से, वो हम बाद में देखें 15 महिलाओं में कौन कौन थी। और एक याद नाम रखना है महिला का, एनी मस्करनी, जो देसी रियासत से चुनकर आई थी, त्रावणकोर से, ठीक है। तो उनके बाद अब हम बात करते हैं अपना आगे, कैसे कैसे इसमें क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। देखो वही आ गया, देखो ये हम इसलिए आपको लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। देखो मैं बिल्कुल उस तरह से पढ़ा रहा हूं कि ताकि चीजें आपको इजी तरीके से आ सके। देखो हमने बिल्कुल क्लियर लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया और आसानी से आप याद कर सकते हैं। देखो पहले ही भाई मैंने कहा था कि संविधान सभा की मांग के बारे में अगर हम बात करें तो देखो भाई, ये 1895 में बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, स्वराज पत्रिका के माध्यम से, अभी मैंने भी बताया था, स्वराज पत्रिका के माध्यम से। अगला हमारा 1922 में, देखो ये इतनी ही आपको लर्न करनी है, ठीक है। 1922 में हमारे गांधी जी आते हैं और वो क्या कहते हैं कि यंग इंडिया के माध्यम का पत्र था, उसके माध्यम से कहते हैं कि हमारे लिए भारतीय संविधान सभा हो, लेकिन भारतीयों द्वारा ही बना। ये जो मांग थी पहली अनौपचारिक रूप से की गई थी, पहली मांग अनौपचारिक रूप से थी। द्वितीय मांग, वो अगली मांग है हमारी 1934 में, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये पहली बार औपचारिक मांग करते हैं, ठीक है, औपचारिक मांग करते हैं। औपचारिक का मतलब यहाँ कांग्रेस का सहयोग मिलता है, ठीक है। एमएन का मतलब है मानवेंद्र नाथ रॉय। फिर 1938 में हमारे JLN साहब आते हैं, ठीक है, उनकी एक मांग रहती है, वो कहते हैं जो सभा बने ना वो वयस्क मताधिकार के आधार पर बने, ठीक है, ये मांग करते हैं। अब देखो ये आपको चारों पॉइंट बिंदु बड़े अच्छे से याद करना है। एक बार 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1922 में जो हमारे हैं गांधी जी आते हैं यंग इंडिया के माध्यम से, 1934 में M.N. रॉय आते हैं जो स्वराज पार्टी के सदस्य थे, पहली औपचारिक मांग करते हैं। और 1938 में JLN थे, वो हमारे वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग करते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई बताया मैंने कि
300, हमारी जो अंतरिम सरकार है वो 389 सदस्यों को ले चुकी है। ठीक है, अब 389 सदस्य 3 जगह से लिए गए हैं। उस समय ब्रिटिश, भारत का मतलब है ब्रिटिश के अंडर में जो प्रांत थे उनकी संख्या 11 थी। वहां से हमने कितने सदस्य किए थे? 292 सदस्य लिए थे। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है, कुछ फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का मतलब है उस समय के केंद्र शासित प्रदेश से, उनकी संख्या थी 4, तो वहां से भी 4 लोगों को लिया गया था। देखिए वो क्षेत्र कौन कौन से थे? 4। पहला दिल्ली था हमारा, दिल्ली है। दूसरा अजमेर है, और चौथा बलूचिस्तान है। 5वां कुर्ग है, कुर्ग कच्छाड़ वाला। ठीक है, तो ये 4 यूटी क्षेत्र थे जहां से हमारे, यूटी का मतलब मैंने बता दिया, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बोलो, केंद्र शासित प्रदेश बोलो। उसके बाद जो देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या ली गई थी, वो कितनी देशी रियासतों के लिए छोड़ी गई थी? 93। लेकिन यहाँ चुनाव नहीं होना था, चुनाव नहीं होना था। यहाँ से क्या करना था? यहाँ की राजाओं की इच्छा पर निर्भर करता था। वो जिस व्यक्ति को चाहें उस व्यक्ति को वो क्या कर सकते हैं? मनोनीत करके संविधान सभा के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, ये था। तो आपको कुछ फालतू की चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इतना लिखना है। और शॉर्ट तरीके जो चीज समझ में नहीं है, बार बार वीडियो देखिए, अच्छे से याद होगा। 2 बार अगर वीडियो देख लिया ध्यान से तो एक भी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला देखिए हमारा, अब हमने बताया 389 में से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। उस क्षेत्र को देखेंगे हम, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ है जो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया है। ठीक है, तो उनमें से जब 296 का चुनाव हुआ तो उसमें से देखो कौन कौन सी पार्टियों ने, पहले कांग्रेस ने, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाली कौन थी? कांग्रेस ही थी। कितनी प्राप्त की हैं? 208 प्राप्त की हैं। ठीक है, और जो हमारी मुस्लिम लीग थी सॉरी, मुस्लिम लीग थी, उसने 73 सीटें प्राप्त की हैं। कुछ निर्दलीय भी लोग भी लड़ते हैं, आप देखते हैं चुनाव होते हैं तो निर्दलीय, उन्होंने 8 सीटें प्राप्त की थी। और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी थी, क्षेत्र विशेष की छोटी छोटी पार्टियां थी, उन्होंने 7 सीटें प्राप्त की। देखो यहाँ पे अब 296 सदस्यों में से जो चुनाव हुआ है उन सदस्यों की संख्या आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट तरीके में ही, और बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। अगला हम देखते 389 296 का चुनाव हुआ है, और बाद बाकी के जो हमारे बचे हैं वो हमारे क्या हुए हैं? मनोनीत हुए हैं। ठीक है, हाँ इसमें 296 में चीफ कमिश्नरी वाले भी शामिल, और जो देशी रियासतों है वो मनोनीत है। अगला, अब हम बात करते हैं, देखो संविधान सभा बन गई, उसके लिए सदस्यों का चुनाव हो गया। अब इस संविधान सभा की बैठक होनी है। बैठक होने में इसमें क्या है कि पहली बैठक में ही अब हमारा इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, चुने जाएंगे अध्यक्ष कौन बनेंगे, और आगे की संविधान सभा कैसे कैसे कार्रवाई करेगी, क्या क्या कार्य करेगी, ये बात चलेगी। ठीक है, तो देखो संविधान सभा की हमारी प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। कहां पे हुई है? जो दिल्ली का सेंट्रल हॉल था वहां पे इसका सॉरी, सेंट्रल हॉल में इसकी क्या की गई है? बैठक की गई है। इस सेंट्रल हॉल में पहली बैठक हुई है वो 11 बजे हुई है। ठीक है, सेम जब हमारा संसद उसी समय से 11 बजे लग रहा है। ठीक है, तो 11 बजे हुई है। तो इसमें पहली अध्यक्षता की है वो अस्थायी रूप से की है, अस्थायी रूप से। ये अस्थायी अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें ही भारत का प्रथम प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी किसको कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को ही कहा जाता है। अब सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया है? सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया अध्यक्ष? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, और जेबी कृपलानी ने क्या कहा था कि देखो हम संविधान सभा में जो पहली बैठक होगा ओल्ड पद्धति के आधार पर बनाएंगे। जो ओल्ड पद्धति थी जेबी कृपलानी ने फ्रांस से अपनाई थी। ठीक है, ओल्ड पद्धति थी वो कहां से अपनाई थी? फ्रांस से। तो इसीलिए प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आप पूरा नाम लिख लेना, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसके जो प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? फ्रैंक एंथनी। ये संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य थे। इन्हें उपाध्यक्ष भी बनाया गया है।
ठीक है, उपाध्यक्ष, लेकिन ये भी अस्थायी है उपाध्यक्ष। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया है। अगली अगर हम बात करें टोटल सदस्य कितने में भाग लिया था, देखो बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, टोटल सदस्यों ने कितने भाग लिया था, कहीं 207 भी रहता है, कहीं 211 भी रहता है, तो मैंने दोनों ही लिख दिए, आप कंफ्यूजन नहीं रहना है आपको, ठीक है। अब इसमें पहली बैठक में जो महिलाओं ने भाग लिया था उनकी संख्या कितनी, 8। मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं नाम बाद में बताऊंगा कितनी थी कितनी नहीं थी, ठीक है। आगे देखिए, अब द्वितीय बैठक हुई है। द्वितीय बैठक में क्या हुआ, देखो पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर बनने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जो अन्य सदस्य उनको शपथ दिलाना, ठीक है। अब द्वितीय बैठक हुई है, सेम जगह पर हुई है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई है, सेम टाइम पर हुई है, 11 बजे स्टार्ट हुई है। अब इसमें क्या हुआ है, द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और फ्रैंक एंथनी के स्थान पर स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया वो HC मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। तो ये दूसरी बैठक है हमारी, सेम जगह सेंट्रल हॉल दिल्ली वाला वही है, ठीक। अब अगला है हमारा तृतीय बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 13 दिसंबर 1946 को हुई है। अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई है, और इसमें देखो क्या हुआ, इसमें JLN जी ने हमारे ने क्या किया है, उद्देश्य प्रस्ताव से तात्पर्य है कि हमने सभा बना ली है, संविधान सभा बना ली है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, ठीक है। ये इसलिए इन्होंने क्या किया है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव कि संविधान सभा का उद्देश्य है क्या, वास्तव में ये क्यों बनाई गई है, इसलिए इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा है, ठीक है। संविधान सभा के समक्ष पेश किया है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष क्या कर दिया है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया है, ठीक है। अब उद्देश्य प्रस्ताव देखो मैंने कहा किसने पेश किया है, JLN जी ने किया है, ठीक है। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श संविधान सभा ने किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ठीक है। और वो रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है, ये डेट कभी कभी पूछ ली जाती है, 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा के लोगों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अपना उद्देश्य बताया कि हम भारत को एक गणराज्य बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कुछ रिपोर्ट में बात कही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संविधान सभा के लिए कितने सदस्य, 389 सदस्य थे, 296 का चुनाव हुआ था, ठीक है। 296 में से सबसे ज्यादा 208 कांग्रेस ने जीते थे उसमें। उसके बाद प्रथम बैठक हुई है, कहाँ हुई है, दिल्ली के टाउन हॉल में हुई है। कब हुई है, 9 दिसंबर को हुई है, फिर दूसरी 11 दिसंबर को, ठीक है। पहले में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरे में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और तीसरे में हमारा उद्देश्य प्रस्ताव JLN द्वारा लाया गया, ठीक है। अगला देखो बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति, ये संविधान सभा के ऐसे व्यक्ति हैं जो सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने संविधान के लिए कार्य किए, BN रॉय, ठीक है, बेनीगल नरसिम्हा, ठीक है, बेनीगल नरसिम्हा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हमारे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप का मतलब एक ढांचा तैयार किया कि संविधान क्या क्या कैसे कैसे, तो इन्होंने जब अपना प्रारूप बनाया है तो उस प्रारूप में इन्होंने 243 अनुच्छेदों की बात की है, 243 अनुच्छेद। इन्होंने कहा है कि मैं जो प्रारूप बना रहा हूं उसमें 243 अनुच्छेद होने चाहिए, और इन्होंने 13 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां रखी हैं अपने प्रारूप में, 13 अनुसूचियां रखी हैं, ठीक है। तो पॉइंट याद रखना है, इनके आगे कब डीपली क्वेश्चन हो जाएगा, कभी पूछ भी लिया जाता है कि BN राव ने जो प्रारूप बनाया था उसके तहत कितने अनुच्छेद थे संविधान में, 243 थे, और अनुसूचियां कितनी थी, 13 थी, ठीक है। अब इनके बारे में दो खास बातें याद रखना, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने म्यांमार के संविधान को भी बनाया है और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं, जो इसका मुख्यालय कहां पे, द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है, द हेग में है। अब प्रारूप इन्होंने बना दिया कि इन्होंने ये अगस्त में प्रारूप बना देते हैं। अब इस प्रारूप की जांच करने के लिए अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, ठीक है, 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में, अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। इसमें 6 सदस्य और भी हैं, अकेले अंबेडकर जी नहीं है, 6 सदस्य और भी हैं। उन 6 सदस्यों को
बड़े आसानी से आपको याद रखना है, जैसे मैंने लिख लिया है। देखो अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं इसके, अंबेडकर जी क्या हैं, अध्यक्ष हैं, बता दिया। 6 अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, एन गोपाल आयंगर हैं, ठीक है, एन गोपाल आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, के एम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं इसमें, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, ठीक है, एकमात्र कांग्रेसी। पूछा जाए प्रारूप समिति में कांग्रेसी सदस्य कौन है, के एम मुंशी। अब एन माधवराव, ठीक है, एन माधवराव क्या हुआ है, बीएल मित्र के स्थान पर आए। पहले बीएल मित्र थे लेकिन इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसके और ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं। इनके स्थान पर कौन आते हैं, एन माधवराव आते हैं। टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी, इनसे पहले कौन थे, डीपी खेतान, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है डीपी खेतान की, तो पद खाली हो गया वहां पे, तो इनके स्थान पर कौन आया है, टीटी कृष्णमाचारी। और एक मुस्लिम व्यक्ति भी थे इसमें, मोहम्मद शहादुल्ला खां, ठीक है, मोहम्मद शहादुल्ला खां, ठीक है। ये 6 सदस्य थे हमारे, एक बार इसको अच्छे से याद रखना। देखो कृष्णा स्वामी अय्यर हैं, एन गोपाल आयंगर हैं, के एम मुंशी हैं, टीटी कृष्णमाचारी हैं, एन माधवराव हैं, मोहम्मद शहादुल्ला खां हैं, इनको याद रखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने लिखा है शॉर्ट नोट्स, उसको वैसे ही उतार लीजिए और इसको रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। अगला अगला हम बात करें, देखो 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया, हमारे देश का ही विभाजन हो गया, ठीक है, देश का विभाजन हो गया। आपको पता है कि 2 नए राष्ट्र बन गए, जैसे पाकिस्तान और इंडिया, मतलब इंडिया से अलग पाकिस्तान अलग चला गया, तो टोटल सदस्य उस समय 389 थे। लेकिन विभाजन होने से पाकिस्तान में कुछ सीटें चली गई 389 में से, तो बची कितनी, 299 सीटें बची। अब ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया है कि पुनर्गठित संविधान सभा में कितने सदस्य बने थे, ठीक है, तो बचे थे, उनकी संख्या कितनी थी, 299 थी, 299 थी, ठीक है। अब 299 सीटें बची थी वो इंडिया में बची थी, 299 में जो विभाजन के बाद सीटें बची, कितनी बची, 299 बची। अब 299 में जो 11 ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, उनमें से कुछ प्रांत तो उधर चले गए, अब जो शेष प्रांत बचे हैं वो वहां से सीटें कितनी बची हैं, 229। और 93 उस समय जब एकीकरण था हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, तो यहाँ सीटें कितनी थी, 93। अब यहाँ पे कितनी बची हैं, 70 सीटें ही बची हैं, ठीक है। तो देख लेना, पुनर्गठित संविधान सभा है, पुनर्गठित संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 299 रही है, 299 में 229 हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए हैं, और जो देशी रियासतों से पहले 93 थे, अब 70 रह गए हैं, क्योंकि कुछ देशी रियासतें पाकिस्तान में भी चली गई हैं। तो देखो इसको बड़े अच्छे से आप लोग, जैसा मैंने शॉर्ट में नोट डाउन किया है वैसे ही नोट डाउन कर लेना, और इसको 2 बार वीडियो देख रहे हैं, उसी से आपको याद हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के लिए हम संविधान सभा बस इतनी करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला